गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। बड़ा मजेदार सा टॉपिक है। कुछ चीजें हम लोग फ्लूइड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनिट के बारे में पहले ही डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। 10 मार्क्स की यूनिट है जिसका एक चैप्टर नंबर 9 हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर हमें शुरू करना है वो चैप्टर नंबर 10 करना है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब देखिए यहाँ बात फ्लूइड की आती है, तो फ्लूइड क्या है? बेसिकली फ्लूइड में लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही आते हैं। लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही हम लोगों के फ्लूइड के अंदर आते हैं। इनको हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है चैप्टर 10 के अंदर सिलेबस का, तो क्या क्या पढ़ना है हमें जरा हम देखेंगे। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, ये हम लोगों को पढ़ना है। पास्कल्स लॉ हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। पास्कल्स लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस मिलते हैं, तो उन डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम लोगों के सिलेबस में हाइड्रोलिक लिफ्ट है एज वेल एज हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, आपकी कार में या बुलेट में। अब जो नई वाली बुलेट आती है उन सब में, या ज्यादातर जितनी भी महंगी महंगी बाइक्स हैं ऑलमोस्ट सब में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, तो कैसे काम करते हैं ये बात हम लोगों को पढ़ना है। फिर हम लोगों को विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है। आपने देखा होगा शहद है या पानी है या पेट्रोल है, तो उनको जब आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हो तो निश्चित रूप से उनका जो फ्लो है वो अलग अलग तरीके से आप लोगों को मिलता है। तो दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। एक तरीके से हम लोग इसको लिक्विड फ्रिक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। देन आफ्टर स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लो के टाइप्स, जस्ट लाइक हम लोग बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। और जब भी हम फ्लूइड के फ्लो की बात करेंगे, लिक्विड के फ्लो की बात करेंगे, तो बर्नौलीज थ्योरम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने यहाँ इसको रेड मार्क भी किया हुआ है, रीजन बिहाइंड यही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों से डिस्कस होते ही होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जहां तक हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब से हमारा ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बड़े हैं, तब से हमें हर टॉपिक को ध्यान से करना होता है। आज से अगर मैं 20 साल 25 साल पहले की बात कर दूं, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम होते थे, तो कुछ ही क्वेश्चंस करने से हमारा काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम लोगों को सब टॉपिक करने होते हैं, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना होता है, सारे टॉपिक्स को इक्वल एम्फेसाइज के साथ हमें पढ़ना होता है, तब जाकर के हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सिस प्रेशर अक्रॉस ए कर्व सरफेस। आपने देखा होगा कोई भी लिक्विड होता है तो वो ड्रॉप फॉर्मेट में आ जाता है, ड्रॉपलेट फॉर्मेट में आ जाता है, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कैपिलरी राइज, कैपिलरी बोले तो फाइन बोर ट्यूब्स, ऐसी ट्यूब्स जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, जस्ट लाइक ए हेयर होता है, कैपिलरी ट्यूब्स कहलाती हैं। इनके अंदर अगर हम देखें तो लिक्विड का ऑटोमेटिकली राइज हो जाता है, लिक्विड हमारा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, क्या रीजन है, ये सब हम कैपिलरी राइज के अंदर पढ़ेंगे। एसेंट फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, तो एसेंट फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो है 4 और 5 हैं, जो हमारी सीबीएसई की लिस्ट में है। सरफेस टेंशन पता करना हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी राइज इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हम लोग किसी भी स्फेरिकल बॉडी की हेल्प से। ये दो एक्सपेरिमेंट हैं नॉर्मली आपके स्कूल्स में, ये जो 5th है टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कराया जाता है या ये होता है। देन आफ्टर एक्टिविटीज की बात करेंगे, तो दो एक्टिविटी हैं जो हमारे इसी टॉपिक या इसी चैप्टर पे बेस्ड है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन सरफेस टेंशन। आपने मान लीजिए किसी टब में पानी लिया और पानी के अंदर कुछ डिटर्जेंट मिला दिया, तो उससे निश्चित रूप से जो सरफेस टेंशन है उसकी चेंज हो जाती है, उससे कैपिलरी राइज में चेंज आता है। तो वो हम यहाँ एक्टिविटी करके देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऑब्जर्व द डिक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब कोई फ्लूइड जो है बड़ी तेजी से मूव कर रहा है, तो उसके चारों तरफ प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाता है। ये एक्टिविटी हम लोग करके दिखा सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम लोगों को फ्लूइड्स के साथ साथ डिस्कस करनी है, पढ़नी है, कुछ समझना है। अब मैं टॉपिक की बात करता हूं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे, यानी किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, वो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लूइड्स को लेकर के। मैकेनिकल यानी फिजिक्स से रिलेटेड जो फोर्सेस की बात हम लोग करते हैं, वर्क की बात करते हैं, ये सब हम लोगों को पढ़ना है।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस को मैं फ्लूइड कब कह सकता हूं, ये मुझे पहले यहां डिस्कस करना है। किसी भी सब्सटेंस को फ्लूइड में तब कह सकता हूं जब वो फ्लो कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो फ्लो कर सकता है। इट कैन नॉट विदस्टैंड विद शियरिंग स्ट्रेस। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था शियरिंग स्ट्रेस, जस्ट लाइक हम लोग बात की इस बुक को लेकर के, इसमें कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने से ये शेप ले रहा था। तो डियर स्टूडेंट, लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता। लिक्विड्स में अगर आप फोर्स लगाओगे तो सबसे ऊपर वाली लेयर ही शिफ्ट होगी, नीचे वाली लेयर जो है नॉर्मली शिफ्ट नहीं होती है। जो मैं फ्लूइड्स की बात कर रहा हूं, या मैं कहूं आइडियल फ्लूइड की बात करूं, तो आइडियल फ्लूइड में जो शियरिंग स्ट्रेस है वो नहीं होती या जीरो होती है। ए फ्लूइड हैज नो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नो डाउट, जब शियरिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी इसके अंदर नहीं होगा। आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ईटा से इसको क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे, तो ये नहीं होगा। ए फ्लूइड डज हैव ए बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही हमारी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं और इनका अपना क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है। यानी आपको अगर याद हो तो डेल्टा वी ओवर वी हमारा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसको हमने फोर्स अपॉन एरिया के साथ में ट्रीट किया था, तो यहां से हमें बल्क मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट आया था। तो ये फ्लूइड्स के अंदर होगा। आगे बात हम लोग करते हैं फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो कोई भी अगर लिक्विड है वो इनकंप्रेसिबल है एंड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम एंड ए फ्री सरफेस ऑफ इट्स ओन। तो लिक्विड हम किसे कहेंगे, लिक्विड हम उसे कहेंगे जो इनकंप्रेसिबल होगा, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसका वॉल्यूम फिक्स होगा और इसका एक कोई भी सरफेस कैसा होगा, फ्री होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग किसी भी टम्बलर में वाटर का ले सकते हैं। हालांकि देखिए किसी एक्सटेंट तक थोड़ा बहुत वाटर हमारा कंप्रेस हो जाता है, लेकिन हम लोग मोस्ट अबंडेंट है, हम लोगों को नेचर में अच्छे से मिलता है, खूब सारा मिलता है, तो इसलिए हम लोग वाटर का एग्जांपल यहाँ पे लिक्विड्स के लिए ले लेते हैं। अब गैस किसे कहेंगे, देखिए फ्लूइड का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, गैस है। तो गैस हम उसे कहेंगे जो कंप्रेसिबल है। गैस और लिक्विड में यही खास अंतर है कि लिक्विड हमारे इनकंप्रेसिबल होते हैं और गैस जो है वो कंप्रेसिबल होती है। गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस जो है वो जैसे जैसे उनको वॉल्यूम मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्प्रेड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे ब्रांचेस के बारे में। जब फ्लूइड्स की बात हम करेंगे तो दो ब्रांच हम लोगों को मिलती हैं। पहली ब्रांच हम लोगों को मिलती है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स बोले तो जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में होगा, फ्लूइड के अंदर कोई भी मोशन नहीं होगा, तो हम लोग इसको फ्लूइड स्टैटिक्स के नाम से जानेंगे। अब चूंकि वाटर मोस्ट अबंडेंट है, बहुत ज्यादा हम लोगों को मिलता है, हर जगह हम वाटर को देख पाते हैं, तो हम लोगों ने एक दूसरा नाम इसको दे दिया हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी वाटर इन static conditions, that is hydrostatics. It's again branch of physics in which we deal whenever water or a liquid is in rest. Then after fluid dynamics, देखिए fluid kinetics नहीं कहा है, fluid dynamics कहा है। It means again we have to know the laws or the cause by which it is in motion. तो जब भी हमारा लिक्विड कोई या फ्लूइड कोई मोशन में होगा, मूविंग कंडीशंस में होगा, तो ये बात साथ में ध्यान रखते हुए कि वो मूव क्यों कर रहा है, व्हाट्स द रीजंस बिहाइंड देम, तो वो हमारा ब्रांच होगा। उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे हाइड्रोडायनामिक्स। अगेन हम लोगों ने हाइड्रो वाटर के लिए यूज किया है यहाँ पे, डायनामिक्स हम लोगों ने ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन विद कॉज, किस वजह से वो मोशन में है। तो ये ब्रांचेस के बारे में हमने बताया। तो दोनों ही ब्रांच में से थोड़ा थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में भी करना है और फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में भी करना है। देन आफ्टर मैं बात करना चाहूंगा थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड। अब जब थ्रस्ट की बात करते हैं तो देखिए सिर्फ एक नया नाम हम लोगों ने दिया हुआ है, बाकी ये अपने आप में फोर्स ही है। ज्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि थ्रस्ट जो है वो अगर कोई लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। बाकी डायमेंशंस, यूनिट्स थ्रस्ट की वही सारी की सारी होंगी जो फोर्स की होती हैं। हमने यहाँ इसको डिफाइन भी किया, द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कांटेक्ट विद इट।
मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड फिल कर दिया। अब ये लिक्विड किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए मैं इस सरफेस की बात करता हूं, इस सरफेस पे जो टोटल फोर्स एक्सर्ट करता है, मैं टोटल फोर्स की बात कर रहा हूं, ये रहा टोटल फोर्स एक्सर्टेड। तो इस सरफेस पे, ये वाला सरफेस लिया, तो इस सरफेस पे जो टोटल फोर्स होगा, उस टोटल फोर्स को मैं क्या कहूंगा, थ्रस्ट कहूंगा। अब अगर इसको मैं अपने हैंड से कंप्रेस करना शुरू कर देता हूं तो दैट इज फोर्स, और जब किसी लिक्विड की वजह से ऐसा हो रहा है तो दैट इज थ्रस्ट। सिर्फ इतना सा अंतर। और इसकी जब यूनिट की बात करेंगे तो SI सिस्टम में यूनिट जो थ्रस्ट की होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी, जस्ट लाइक ए फोर्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग पहले शुरू करेंगे, तो लिक्विड इन इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करना चाहेंगे। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, क्या नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो हम लोग कहेंगे लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। बेशक वो मोशन में है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मोशन में है या नहीं है, लेकिन नेट फोर्स अगर जीरो लग रहा है तो हम लोग कहेंगे लिक्विड इज इन मोशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट ले लिया, किसी टम्बलर के अंदर ये लिक्विड फिल किया। अब लिक्विड में मैंने यहाँ एक कोई पॉइंट O लिया, पॉइंट पर कोई लिक्विड ले लिया, और इस लिक्विड पे लगने वाले फोर्स की या रिएक्शन की बात की, तो दैट इज R। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं नो डाउट इसके कंपोनेंट्स लेता हूं। तो एक कंपोनेंट्स मेरे को यहाँ पे C की डायरेक्शन में मिल गया R cos थीटा, और D की डायरेक्शन में मिल गया क्या, R sin थीटा। अब सिंस ए लिक्विड कैन नॉट रेसिस्ट एनी टेंजेंटियल फोर्स, अभी हमने कहा था जो शेयरिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट था, ईटा का कॉन्सेप्ट था कि भैया वो जीरो होता है, वो यहाँ पे नहीं होता, तो उसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है। क्या कहा है, सिंस ए लिक्विड कैन नॉट रेसिस्ट एनी टेंजेंटियल फोर्स, सो the liquid near O should begin to flow along OC। अब अगर मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है C के अकॉर्डिंग, कौन सा लग रहा है, R cos थीटा लग रहा है, या कोई फोर्स लग रहा है D के अकॉर्डिंग अक्रॉस R sin थीटा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में लिक्विड को फ्लो करना चाहिए था। अब लिक्विड को फ्लो करना चाहिए था, लेकिन लिक्विड तो फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर लिक्विड मेरा रेस्ट में है तो मैं कहूंगा कि उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस भी जीरो हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मैं पहले ही बता चुका हूं किसी भी फ्लूइड या लिक्विड के बारे में कि उनका जो ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है, वो जीरो होता है। यानी वो जो है एक पर्टिकुलर सरफेस अकेले ट्रेवल कर सकती है, नीचे की सरफेसेस से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये मान लीजिए ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स का रिएक्शन R है, R को मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब आगे मैंने कहा चूंकि मेरा जो लिक्विड है वो रेसिस्ट नहीं कर सकता किसी टेंजेंटियल फोर्स को, इसका मतलब वो जो है बिगिन कर देगा ट्रेवल करना या चलना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूं। तो यहां से कंक्लूड मैंने ऐसा किया कि अगर मेरा लिक्विड रेस्ट में है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी R cos थीटा जीरो होगा, इसका मतलब R तो जीरो मेरा नहीं हो सकता, cos थीटा जीरो होगा, यानी थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो इसका मतलब सीधे से ये हुआ कि जो भी मेरा फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगा। यानी जो थ्रस्ट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इतने पूरे डिस्कशन से मैंने सिर्फ एक छोटा सा कंक्लूजन निकाला है, जिसको यहाँ मैंने मेंशन भी किया है। लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी जो थ्रस्ट है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अंडरस्टूड है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को ना भी समझ में आया हो कि ये R cos थीटा, R sin थीटा सर ने क्या कह दिया, तो कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आया तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट आपको जरूर याद रहना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेशर। डिस्टेंस प्रेशर क्या है, थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर मैं थ्रस्ट की बात करता हूं, देखिए अब लिक्विड के केस में बात कर रहा हूं तो मैंने फोर्स को क्या कह दिया, थ्रस्ट कह दिया, और थ्रस्ट की डायरेक्शन दे दी क्या, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब अगर कोई थ्रस्ट जो है वो यूनिट सरफेस एरिया के ऊपर काम कर रहा है, मैं एग्जांपल के लिए अगेन यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। ये मैं कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड फिल कर दिया। अब सपोज मैं बॉटम वाला सरफेस ले लेता हूं, तो जो थ्रस्ट है उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की बात करूंगा तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होगा, थ्रस्ट ओवर एरिया। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया
किसका बच्चों? प्रेशर का। वही चीज हमने यहाँ डिफाइन किया है, प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन ए सरफेस इज द थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड द पॉइंट। अब यहाँ ये आगे डिफाइन को बढ़ाने वाली बात होती है कि ये कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसके अराउंड मैंने एरिया कंसीडर कर रखा है। अगर मैं अब टोटलिटी में लेता हूं तो मैं कह सकता हूं इफ ए टोटल फोर्स एफ एक्ट्स नॉर्मली ओवर ए फ्लैट एरिया ए देन द प्रेशर इज, प्रेशर हमारा क्या होगा? टोटल फोर्स ओवर टोटल एरिया। आप यहां से यूनिट एरिया ना लेकर के मान लीजिए सारा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, तो सारा फोर्स ही आपको कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो सारा फोर्स अपॉन सारा एरिया, टोटलिटी में हम लोग कह सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर यहाँ नो डाउट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और यूनिट इसकी एज यूजुअल जो हम पढ़ते आए हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। सीजीएस सिस्टम में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब प्रेशर की डायमेंशनल एक्सिस की बात करूं तो दैट इज ml-1t-2। आगे मैं बढ़ता हूं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को लेकर के। तो बड़े छोटे छोटे से और प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस करके आए हैं, वही हमें यहाँ दोबारा से देखने हैं। शार्प नाइफ कट्स वेल देन ब्लंट वन। आप चाकू लेते हैं, अगर वो ब्लंट है तो निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल से उसके सब्जी या फल हम काट सकते हैं, जबकि अगर हमारा चाकू जो है वो शार्प है, नुकीला है, तो हम लोग उससे बड़ी आराम से सब्जियां या फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। दैट इज ओनली ड्यू टू, अगर मेरे पास शार्प कोई नाइफ है तो शार्प नाइफ में क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने की वजह से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगा। अभी हमने देखा ना फॉर्मूले में, क्या देखा हम लोगों ने? फॉर्मूले में देखा कि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्या? प्रेशर। मैंने अभी कहा था प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मेरा एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब शार्प नाइफ है तो उसका एरिया कम है यानी प्रेशर ज्यादा है, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। इसी तरीके से इसका उल्टा एग्जांपल देखिए, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन वुडन स्लीपर्स। जब हम रेलवे ट्रैक्स को ले करने की बात करते हैं तो क्या देखते हैं बच्चों? इनके नीचे हम लोग यहाँ पे ये वुडन प्लैंक्स डाल देते हैं। तो वुडन प्लैंक्स इसलिए डाल देते हैं कि ये जमीन पे या अर्थ पे जहां ये पड़े हुए हैं वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा? जो प्रेशर है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो ये जमीन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे या वहीं पे पड़े रहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे एक और एग्जांपल की। छोटे छोटे से एग्जांपल है। कैमल वॉक इजीली ऑन सैंड। देखिए ह्यूमन बीइंग नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के जो पैर होते हैं वो कंपैरेटिवली लेसर एरिया के साथ होते हैं, तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। और अगर आपने कभी कैमल को ऑब्जर्व किया हो तो कैमल के जो पैर होते हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहली बात तो 4 होते हैं, तो वैसे ही 2 गुना हो गया। और चारों पैर का जो बॉटम होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा होता है तो वो प्रेशर कंपैरेटिवली कम एक्सर्ट करता है। और जब प्रेशर कम एक्सर्ट करता है तो ज्यादा गहराई तक पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सैंड को और इजीली वो मूव कर पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है। अब ऐसे ऑल पिन का केस देखोगे तो आगे से शार्प एंडेड होती है जिससे कि प्रेशर ज्यादा अच्छे से काम कर सके, एरिया कम हो जाएगा। इसी तरह से सूटकेस का हैंडल है, कंपैरेटिवली थिक बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, जिससे कि प्रेशर जो है वो वहां पे कंपैरेटिवली कम एक्सर्ट हो हमारे हाथ के ऊपर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा, थ्रस्ट के बारे में पढ़ा। तो अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू ये जानने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने पढ़ा वो मुझे कितना समझ में आ गया। देखते हैं जरा। हमारी जो थाई बोन्स हैं, जिनको हम फीमर्स कहते हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एक का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 2 टांगों के ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली 2 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब इसके ऊपर क्या है? ह्यूमन बीइंग का अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट का जो मास है वो दे रखा है बच्चों कितना? 40 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पे वो अगर वेट वर्ड भी यूज करता तो हमें इस यूनिट को ही कंसिडर करना था कि उसने केजी कहा है या केजी वेट कहा है या न्यूटन कहा है। उसने केजी कहा है तो प्योरली ये मास है। इसको मैं फोर्स में या वेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा बच्चों? m इंटू जी करूंगा, दैट इज 40 इंटू 9.8, या मैं 40 इंटू 10 कहूंगा, जैसी मेरी जरूरत होगी।
यहाँ आगे दे रखा है उसने, टेक जी इक्वल्स टू 10 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर उसने दे रखा है, तो हम 10 ही यूज करेंगे। खैर अब करना क्या है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, बस ऐसे ही बताना शुरू कर दिया। वो कह रहा है यहाँ पे एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर, यानी प्रेशर वो आपसे पूछ रहा है। ऐसे तो अंडरस्टूड है, ऊपर से जो टॉपिक पढ़ के आया उसी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंसल्टेट करके पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। मैं भी आपको डिक्टेट कर देता हूँ। द टू थाई बोन्स फीमर्स each of cross sectional area 10 centimeter square support the upper part of a human body of mass 40 kilogram. Estimate the average pressure sustained by the femurs. Take 10 g equals to 10 meter per second square. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंफॉर्मेटिव है कि अगर 40 किलो का बंदा है तो उसके पैरों की जो हड्डियां हैं उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा। अब बच्चों जो गलती होने की प्रोबेबिलिटी थी वो तो मैंने खत्म कर दी। क्या, यहाँ मास दे रखा था, इसको वेट में कन्वर्ट करना सिखा दिया आपको। यहाँ एक टांग पे हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दे रखा था, तो दोनों के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बस एक बात और रह गई कि इसको आपने क्या करना है, 20 सेंटीमीटर की स्क्वायर की जगह पे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिखना है। ये कैलिब्रेशन जरूर ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। जब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10⁻⁻4 आएगा। अब प्रेशर का फॉर्मूला तो सबको पता है, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स मेरे पास है 40 × 10 और एरिया है मेरे पास 20 × 10⁻⁴। अब तो कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आई होप सो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, कैलकुलेशन करिए, सॉल्यूशन में आपको भी दिखा नहीं रहा, सही आंसर आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मूव फास्ट बच्चों, जल्दी से करो। अब एग्जाम में कैसे लिखना है देखिए, सबसे पहले हमने एरिया को यहाँ पे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिख दिया, फिर हम लोगों ने फोर्स को बता दिया 400 न्यूटन। अब हमने एवरेज प्रेशर की बात की, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ से निकाल के दे दिया। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। चलिए अब एग्जांपल नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 की बात हम करते हैं तो ये कहता है द फोर्स ऑन ए फोनोग्राफ नीडल इज 1.2 न्यूटन। अब देखो कुछ बच्चों को ये फोनोग्राफ नीडल के बारे में नहीं पता होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुराने समय में जैसे हमारे टेप रिकॉर्डर या सीडी प्लेयर होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फोनोग्राफ होते थे। तो उसमें एक नीडल चलती थी जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में एसेस करने का काम करती थी, जो भी हमारा कंटेंट है, गाना है या ऑडियो है, व्हाटएवर। अब उसका जो फोर्स है वो हमें यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। कितना प्रोवाइड कर रखा है, फोर्स इक्वल्स टू 1.2 न्यूटन प्रोवाइड कर रखा है। द पॉइंट हैज ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब पिन है तो पिन से नामी निडल या पिन से ही पता लग रहा है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो किसका, टिप का, वो सर्कुलर है। और कितना है, 0.1 मिलीमीटर रेडियस का है। इसका मतलब मेरे को एरिया जो निकालना होगा वो यहाँ पे लिखना होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो चलो ठीक है, अब आर की बात मैं करता हूं तो यहाँ पे 0.1 मिलीमीटर है, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा 10⁻³ मीटर। और इसका मेरे को स्क्वायर करना है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कहीं भी गलती करोगे तो गड़बड़ तो हो ही जाएगी। तो एरिया इक्वल्स टू हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 10 टू पावर के ऊपर पावर है, तो क्या करोगे, ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, हाँ पीछे वाला बच्चा कह रहा है जी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसको 6 लिख देता हूँ, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, फोर्स आ गया। अब तो मुझे नहीं लगता कुछ पूछ रहा है, वो क्या कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है प्रेशर निकालो। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहां तक तो ठीक है, आप फॉर्मूला डालोगे, वैल्यू निकालोगे, लेकिन वो आगे कहता है इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, हालांकि छोटी क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हो, 9th में 10th में आपने डिस्कस किया है कि 1 एटमॉस्फेयर को मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, किसमें, पास्कल में। और पास्कल क्या था, पास्कल था न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब देखो प्रीवियस नॉलेज में आपको ये पता होना चाहिए कि पास्कल को ही हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहते हैं, और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले तो हम लोग अपना आंसर जो निकालेंगे वो निश्चित रूप से पास्कल में ही निकालेंगे। किससे, P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से।
फोर्स मेरे पास 1.2 न्यूटन दे रखा है, एरिया पाई इंटू 10⁻⁶ दे रखा है, मैंने यहाँ पे निकाल भी दिया, ये निकाल दिया बच्चों। अब इस पास्कल को मेरे को कन्वर्ट करना है किसको, मैं एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि उसने क्लियरली मेरे से कहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 2 आंसर। तो ये यूनिटरी सिस्टम है, बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप यूएस गए और वहां से आपने $40 की कोई वॉच खरीदी, रिस्ट वॉच खरीदी। अब वो आप इंडिया आ गए, इंडिया में कोई आपसे पूछता है कि भैया कितने की खरीदी है, अब $40 की बताओगे तो उसे तो समझ में नहीं आएगा $40, वो तो कहेगा बड़ी सस्ती है, तो आपको कहीं ना कहीं रुपीस में कन्वर्ट करके बताना होगा। बिल्कुल वही यूनिटरी सिस्टम आपको लगाना है, उसी यूनिटरी सिस्टम के बेसिस पे आपने इसको कन्वर्ट किया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आपको अपना दिमाग दौड़ाना है और निकाल के देखना है, ये 377 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या, डेंसिटी। देखिए डेंसिटी तो बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है, लेकिन अभी हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं तो यहाँ सिर्फ हम मास डेंसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ डेंसिटी आसान है, जब आप 12th में पहुंच जाएंगे तो चार्ज डेंसिटी भी आपको पढ़नी है, चार्ज डेंसिटी भी डिफरेंट टाइप की आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ डेंसिटी जो है वो क्या है, मास डेंसिटी है। और मास डेंसिटी क्या होती है, सिंपल सा मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कोई भी बॉडी है, सपोज मेरी बॉडी का जो मास है, मान लीजिए कितना है, 40 kg है जी, 40 kg मेरी बॉडी का मास है। अब अगर मैं अपनी बॉडी के पूरे वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम सपोज मेरा कितना 1.2 मीटर क्यूब है, तो 40 किलोग्राम अपॉन 1.2 मीटर क्यूब, सीधे सीधे मास अपॉन वॉल्यूम क्या मिल जाएगा मेरे को, डेंसिटी मिल जाएगी। अब इसकी यूनिट की बात करूंगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, पहली क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये कहीं कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अब डेंसिटी के लिए अगर मैं डायमेंशन लेसिस की बात करूं तो क्या करोगे भैया, मास के लिए होगा m1 l0 t0 डिवाइडेड बाई, जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो क्या होगा m0 l3 t0। अब इन दोनों को ऑपरेट करता हूं तो मेरे को मिल जाता है m1 l-3 और t0। तो इस तरीके से मेरे को डेंसिटी की डायमेंशन भी मिल गई। आई होप सो ये चीज क्लियर होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये तो मास डेंसिटी था कि भैया हमने कोई भी मास ले लिया, उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। इट मे बी फॉर सॉलिड, लिक्विड और मे बी फॉर गैस। अब चूंकि गैसेस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता तो वहां हम लोग जनरली इसको यूज नहीं करते। अब मैं बात करना चाहूंगा स्पेशली फॉर लिक्विड्स। जब मैं लिक्विड्स की बात करता हूं तो यहां मेरे को कॉन्सेप्ट मिलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की डेंसिटी के साथ कंपेयर कर दूं, क्या 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर के साथ अगर मैं किसी डेंसिटी को कंपेयर कर दूं तो मैं उसे रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कहूंगा। हमने यहाँ पे और वर्ड लगा रखा है, लेकिन फिर भी रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में थोड़ा सा अंतर है। अभी समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या है। अब हमने यहाँ कहा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर क्यों लेना है भैया, इसलिए लेना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर आप इसको 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाओगे तब भी डेंसिटी कम हो जाएगी, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओगे तब भी इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें वाटर की डेंसिटी लेनी है, लेकिन कहां लेनी है, 4 डिग्री सेल्सियस पे लेनी है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो ये नीचे मेरे को जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिल रही है, यानी एक तरीके से यूनिटी मिल रही है। तो जब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता हूं तो यहां मुझे डायमेंशन नहीं देनी पड़ती, मुझे इसकी यूनिट नहीं देनी पड़ती। ये फायदा हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी देने का। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए डायमेंशनलेस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी। 3 बातें हमने बताई। अब ऑब्वियसली जब डायमेंशन लेस है तो यूनिट लेस भी होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, बिकॉज ऑफ जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है उसकी यूनिट को डेंसिटी ऑफ वाटर की यूनिट से कैंसिल आउट कर दिया, तो विदाउट यूनिट मेरे को मिल गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम लोग यहाँ सब्सटेंस की जगह पे क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं,
और जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग सब्सटेंस की जगह पे क्या लेते हैं बच्चों, सॉलिड लेते हैं। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में। नॉर्मली एक ही वर्ड भी यूज किया जा सकता है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोगों ने मॉडिफाई किया और यहां पे लिख दिया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कैसे निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सिर्फ इसी को हमने क्या किया हुआ है, मैनिपुलेट किया हुआ है कि अगर हमें कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो उससे डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हम लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी का। स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। यहां से थोड़ा सा कंटेंट हम लोगों का 11th वाला शुरू होता है। ये सब तो पीछे की जो चीजें थी वो आसान वाली थी, आप पहले पढ़ के भी आए हो। पास्कल्स लॉ, देखिए बड़ा छोटा सा लॉ है। पास्कल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्रेशर को लेकर के एक लॉ दिया। ये क्या कहते हैं कि देखिए किसी भी कंटेनर के अंदर अगर मैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर कर दूं, मैंने यहां क्लियर लिखा है इग्नोर ग्रेविटी। किसी कंटेनर के अंदर अगर मैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को इग्नोर कर दूं तो जो लिक्विड है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। या मैं इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू पास्कल, pressure exerted by a fluid at a point is same in all possible directions if gravitational effects are ignored। छोटी सी बात। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो देखिए प्रूफ के लिए मुझे क्या करना होता है, एक यहाँ पे हाइपोथेटिकल ट्रायंगुलर लेमिना लेना होता है। ट्रायंगुलर लेमिना है तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ हमने दिया हुआ है, इस डायग्राम को हम एक बार देखने की बात करेंगे। एक तो हमने ये सॉलिड लाइन के थ्रू ट्रायंगल दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा ट्रायंगल हमने ये डॉटेड लाइन की हेल्प से दे रखा है। तो ट्रायंगुलर लेमिना आपको समझ में आ गया। इसके 3 फेस हो गए, एक फेस ए बी हो गया, या पूरा फेस कहता हूं तो ए डी ई बी। एक फेस तो मेरे पास ये हो गया बच्चों, और दूसरा फेस जो है वो मेरे पास देखिए ये वाला हो गया, जिसको कह सकता हूं बी ई एफ सी। और तीसरा फेस बच्चों मेरे पास हो गया क्या, ए डी एफ सी, ये वाला। अब इन तीनों फेसेस पे अगर मैं प्रेशर की कैलकुलेशन कर रहा हूं और वो एक जैसी आ जाए तो मैं कह दूंगा कि एट ए पॉइंट प्रेशर इज सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब मैं प्रेशर की बात करूंगा तो मुझे फोर्स चाहिएगा एज वेल एज क्या चाहिएगा बच्चों, एरिया चाहिएगा। तो पहले मैं फोर्स की बात करता हूं। सपोज इस वाले पॉइंट पर या इस सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ ए, इस वाले पे लग रहा है एफ सी, इस वाले पे लग रहा है एफ बी। अब ये जो एफ बी है ये मेरा स्लैंट है, तो मैं क्या करता हूं, इस एफ बी के रिएक्शन की बात करता हूं बच्चों। फोर्स अगर मेरे पास ये है तो रिएक्शन, या चलो फोर्स की बात कर लेते हैं, रिएक्शन की भी बात बाद में कर लेंगे। फोर्स मैंने मान लीजिए यहां पे शो कर दिया एक वेक्टर नोटेशन में, तो इसका एक कंपोनेंट मेरे को ये मिल गया एफ बी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट मिल गया एफ बी साइन थीटा। मैं इसको यहीं बना देता हूं, ये कंपोनेंट यहां मिल गया और ये वाला कंपोनेंट यहां मिल गया। ऑब्वियसली देखिए ये जो कंपोनेंट है इसको बैलेंस करेगा एफ ए, और इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बैलेंस करेगा एफ सी। ऐसे ही मैं अब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। यहां हमने ये 3 सरफेस जो लिए हैं, एक ब्लू वाला, रेड वाला और ग्रीन वाला, इन तीनों फेसेस के लिए प्रेशर का कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। तो जैसे हमने रिजॉल्व किया फोर्सेस को, वैसे ही हम लोग जो एरिया होगा उस एरिया को भी रिजॉल्व कर पाएंगे। एरिया अपने आप में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया कोई स्केलर तो है नहीं। तो मैं जो बी ई एफ सी बी इसका एरिया कंसीडर करता हूं, ए डी ई बी का एरिया कंसीडर करता हूं, और ए डी एफ सी का एरिया कंसीडर करता हूं, और निश्चित रूप से ए डी एफ सी जो एरिया है इसके मैं कंपोनेंट्स ब्रेकअप करूंगा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरीके से मैंने फोर्स के किए हैं। अब तीनों सरफेसेस पे मैं क्या निकालने की कोशिश करूंगा, प्रेशर निकालने की कोशिश करूंगा। तो साइन कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और तीनों केसेस में मेरे को प्रेशर सेम मिल जाएगा। इस बात को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे एग्जाम में लिखना है ये बात बताया हुआ है।
मैं वो चीज आपको फिर दोबारा से एक बार डिस्कस कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये तीनों फोर्स मैंने यहां दिखा दिए। अब आगे जो बात की मैंने वो बात की किसकी, प्रेशर की। तो पी ए पी बी पी सी तीनों फेसेस पे मैंने प्रेशर भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ले लिए। यहाँ पे फेसेस क्लियर कर रखे हैं, बी ई एफ सी, ए डी एफ सी, ए डी पी बी। इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहता हूं एरिया के बारे में, तो ए बी ए सी ये तीन एरिया है। अब तीनों एरिया में अगर मैं एरिया वेक्टर्स की बात करूंगा तो बिल्कुल ए सी मेरा ए बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा और ए बी कॉस थीटा मेरा ए के बराबर आ जाएगा। जिस तरह से मैंने यहाँ फोर्स के कंपोनेंट ले रखे हैं वैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपोनेंट्स भी मैं ले सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वी में रिजॉल्व दैम। अब आगे मैं क्या करता हूं, आगे मैं सिंपल सा ट्रीट कर देता हूं जो मेरा फोर्स FB है, FB cos थीटा या FA है। इसी तरह से यहां पे मेरे को जो दूसरा कॉन्सेप्ट मिलता है AB sin थीटा AC या AB cos थीटा AA। अगर मैं इस वाली चीज के साथ में ऑपरेट कर देता हूं तो मेरे को कॉन्सेप्ट मिल जाता है इसका PA PB EC का। तो फॉर्मूला वही यूज करना है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। बस रिजॉल्व करना है किसको, जो मेरा स्लैंट वाला फोर्स था इसको और स्लैंट वाला एरिया था उसको। वो नो डाउट इन दोनों को आपस में क्या कर देता है, काउंटर कर देता है। तो ये चीज हमें कैसे लिखनी है यहाँ, ये मैंने आपको समझा रखी है। अब स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगा एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ की। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ में मेरा हाइड्रोलिक लिफ्ट आता है। अब पास्कल्स लॉ को मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख के दिखा दूं तो फिर आसानी से आपको ये क्लियर होगा। मैं इसी डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरे पास लेसर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है, ये मेरे पास कंपैरेटिवली जो मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिखाई दे रहा है। यहां जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसको स्मॉल f कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को a कह रहा हूं, और यहां जो फोर्स लगा रहा हूं इसको कैपिटल F कह रहा हूं, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कैपिटल A कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। ऐसी स्थिति में अब अगर मैं पास्कल्स लॉ की बात करूं तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट को अगर इग्नोर करता हूं तो सेम हाइट मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने उसमें डिफाइन में दिया था एट ए पॉइंट का मतलब एक पॉइंट तो एक ही हाइट पे हो सकता है। तो अब मान लीजिए अगर मैं यहां बात करता हूं तो जिस हाइट पे इधर हूं उसी हाइट पे इधर बात करूंगा, तभी मैं ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को भी इग्नोर कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर के बराबर होगा, अभी पास्कल ने बताया। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल p इक्वल्स टू कैपिटल P। स्मॉल p क्या होगा, स्मॉल f ओवर स्मॉल एरिया इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, कैपिटल F ओवर कैपिटल एरिया। अब डायग्राम से ही मुझे पता लग रहा है कि कैपिटल एरिया इज वेरी वेरी लार्ज देन दैट ऑफ स्मॉल एरिया। इसका मतलब कैपिटल F इज लार्ज देन दैट ऑफ स्मॉल f। इससे मुझे क्या प्रूव हो गया, इससे सिंपल सा प्रूव हो गया कि अगर मैं यहां छोटा फोर्स लगाता हूं तो उससे किसी बड़े फोर्स को बैलेंस कर सकता हूं। इसे कहता हूं मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने देखा होगा जब कार की सर्विस कराने जाते हैं तो वहां पे एक सिलेंडर के ऊपर कार हम खड़ी करते हैं और एक छोटी सी मोटर या छोटा सा हैंडल, उससे हम कार को अपलिफ्ट कर देते हैं। या चलो वहां नहीं गए हो, आपने अपने घरों में जब कार की स्टेपनी कभी चेंज की होगी या करते हुए देखा होगा, तो डिस्टेंस एक छोटा सा जैक होता है, उसमें आप दो चार हैंडल लगाते हो, कार पूरी की पूरी उठ जाती है। तो नो डाउट यही जो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम वहां पे यूज करते हैं। कार है ये बड़े वाला फोर्स जिसको हमने लोड कहा है, ये है आपका छोटे वाला फोर्स जहां आप हैंडल से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सेम हाइट लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को इग्नोर किया है। ऐसी स्थिति में पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों प्रेशर को हमने बराबर लिखा है। प्रेशर की वैल्यू डाली है स्मॉल f ओवर कैपिटल F ओवर कैपिटल A। यहां से मैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम इस चीज को देख रहा हूं कि कैपिटल A बड़ा है स्मॉल a से, अल्टीमेटली फोर्स मेरा कैपिटल F बड़ा होगा स्मॉल f से। तो मैं छोटा फोर्स यहां अप्लाई करके बड़े फोर्स को अपलिफ्ट कर सकता हूं या उसके बराबर में ला सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स इसी चीज को आगे हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, जो की कॉन्सेप्ट है उसको हाईलाइट भी कर रखा है। अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ कभी पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। जहां तक बात है हाइड्रोलिक लिफ्ट की, जो दूसरा हमारा इसका एप्लीकेशन है उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आई होप सो ये बात समझ में आ गई होंगी। छोटी छोटी सी बातें हैं, डेफिनेशन है सारी की सारी, आप इनको रिवाइज कर लेंगे। नहीं कुछ समझ में आएगा तो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।